हेलो एवरीवन। चलो आज हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट का बेटा आखिरी क्लास है। होपफुली हम आज ख़त्म कर देंगे सारे जितने बचे हुए हैं। लेकिन आप लोगों को जो मैंने पढ़ाया, देखो यही बैच है जो आपको मैं करा रही हूँ और आज 5th क्लास है। बेसिक कॉन्सेप्ट का आज 5th क्लास है और इसका टाइमिंग ट्यूसडे थर्सडे संडे है 5:30 से 7। और इसमें आपको सारे जितने भी प्रीवियस ईयर के CHSL CGL के करीबन 60 टेस्ट पेपर्स जो मैंने डिस्कस कराया है वो इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। और ये सारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है। आ जाओ, जो पीछे मैंने पढ़ाया है पहले मैं एक बार आप लोग को दिखा दूं कि कितना आसान है। अगर डेफिनेशन की बात की जाए, हमने कहा था कि हम लोग वर्ब्स में आने से पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे और पिछले 4 क्लासेस से हम यही करवाते आ रहे हैं। सबसे पहले हमने नाउन का बेसिक कॉन्सेप्ट देखा, फिर प्रोनाउन, फिर हमने वर्ब का बेसिक कॉन्सेप्ट देखा और जब तक मैं ये लिख रही हूँ तब तक मुझे इनका डेफिनेशन आप बताओगे। फिर मैंने आपको एडजेक्टिव बताया और फिर मैंने प्रेपोजिशन बताया। बेटा इन सब का डेफिनेशन जस्ट इन 2 और 3 वर्ड्स, बस इतना 2 या 3 शब्दों में आप मुझे इनका डेफिनेशन बताओ और बहुत जल्दी बताना शुरू करो तो, क्योंकि इतने पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक कॉन्सेप्ट मैं ख़त्म कर चुकी हूँ। जल्दी से बताओ, जल्दी फटाफट। बेटा कोर्स वैलिडिटी 1 ईयर होता है फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट, ठीक है। एंड हैप्पी मदर्स डे सबको और आप सबकी माँ को। और आज अपनी माँ को दुखी मत करना, ठीक है। चलो कम से कम एक दिन उनको जाके पैर छू के प्रणाम कर लो। ऐसे ये सब वेस्टर्न कल्चर के चोचले हैं, लेकिन फिर भी शी शुड फील स्पेशल टुडे, इतना तो करो। यस, प्रोनाउन का कनिका ने बता दिया, बलराम ने बता दिया, नवीन ने नाउन का डेफिनेशन बता दिया। बस मैं तो यही चाह रही हूँ। नाउन हो गया नेमिंग वर्ड। प्रोनाउन क्या है? रिप्लेसेस नाउन। ये नाउन को रिप्लेस करता है। और नाउन क्या है? किसी भी चीज़ का नाम। कोई भी चीज़ पहली बार दिखता है तो लगता है यार इसका नाम क्या है ना। वर्ब बेटा ये एक्शन या स्टेट बताने वाला वर्ड है ना। द वर्ड दैट डिफाइंस एक्शन और स्टेट, तो हम क्या कर दिए, एक्शन और स्टेट वर्ड लिख दिए। देन एडजेक्टिव मैंने कहा था कि ये क्वालिफाई करता है नाउन या प्रोनाउन। और लास्ट प्रेपोजिशन प्रीपोजिशन से बना है। प्री का मतलब होता है पहले और पोजिशन का मतलब पोजिशन। तो प्रेपोजिशन क्या हुआ भाई? पोजिशन बता रहा है। इसका मतलब ये बताता है, डिटरमिन्स पोजिशन। हालांकि प्रेपोजिशन में मैंने बताया था आपको कि बेटा पोजिशन बताने वाले प्रेपोजिशन बहुत थोड़े से हैं। बाकी तो जो सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब करेगा वो फिक्स प्रेपोजिशन है, जो रट्टा मारना पड़ेगा। फ्रेजल वर्ब का तो कोई तरीका ही नहीं है याद करने का, बस याद करते जाओ। और इडियम्स एंड फ्रेजेस में भी फिक्स्ड होता है ना। प्लीज़ इस सेशन को लाइक एंड शेयर कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ नॉलेज मिल रहा है देन डू इट। चलो अब एक बात मुझे बताओ बेटा, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन मैंने आपको बताया, आपने महसूस किया होगा बेटा देखो सब कितने वफादार ईमानदार लोग बैठे हैं। ये नेमिंग वर्ड कहता है कि भाई मेरा सिर्फ 2 पोजीशन है, मैं सब्जेक्ट के प्लेस पे आऊँगा और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आऊँगा। चलो ठीक है, प्रेपोजिशन के बाद भी आ सकता हूँ। आर्टिकल है तो मैं तो ज़रूर रहूँगा, नहीं तो आर्टिकल मेरे बिना नहीं आता, है ना। वो क्या कहता है, आर्टिकल मेरे बिना नहीं आता। इसीलिए अगर आर्टिकल दिख गया तो नाउन ज़रूर होगा। और बाकी जो डेटर्मिनर्स है, डेटर्मिनर्स का मतलब फ्यू, लिटिल, सम, इस तरह के जो डेटर्मिनर्स है उनके बाद में आऊँगा। इनका ये कहना है।
नाउन का। प्रोनाउन कहता है ठीक है, मैं डिटरमिनस फ्यू के बाद नहीं आ सकता, लिटिल के बाद नहीं आ सकता, आर्टिकल के बाद नहीं आ सकता, लेकिन मैं नाउन को रिप्लेस कर सकता हूं। कहाँ? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन को रिप्लेस करूंगा। आर्टिकल के बाद नहीं आ सकता, लेकिन प्रेपोजिशन के बाद आ सकता हूँ। जैसे ऑल ऑफ देम कह सकते हैं, है ना, प्रेपोजिशन के बाद आ सकता हूँ। इसीलिए प्रोनाउन भी बहुत ही वफादार टाइप का आदमी है जो कहता है भाई मैं सिर्फ यहाँ यहाँ आ सकता हूँ, ठीक है। वर्ब कहता है कि मैं जहाँ जिस शब्द से आपको एक्शन महसूस हो, जिस शब्द से आपको किसी चीज़ की अवस्था का एहसास हो, मैं वहाँ आऊँगा। एडजेक्टिव कहता है मैं नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करूँगा। तो कहाँ आऊँगा भाई? नाउन को क्वालिफाई करना है तो नाउन से पहले आऊँगा, और अगर नाउन नहीं हो तो कोई बात नहीं, वर्ब के बाद लगा दो, इधर नाउन होगा। तो अगर मैं कहूँ राम इज़ ऑनेस्ट तो राम की विशेषता बताया, है ना, और अगर मैं ही इज ऑनेस्ट कहूँ तो देखो प्रोनाउन की विशेषता बताया। तो यानी इसका कहना है भाई मैं प्रोनाउन और नाउन को क्वालिफाई करूँगा। प्रीपोजिशन भी कहता है कि भाई मैं प्री पोजिशन है, मेरा पोजिशन प्री है, प्री मतलब पहले, नाउन के पहले आऊँगा, है ना, किसी की पोजिशन बताऊँगा मैं। बस ये सब देखो कितने ईमानदार लोग बैठे हैं जिन्होंने कभी भी इधर उधर नहीं, सबका अपना एक फिक्स पोजिशन है ना। अब आओ जो मैं नेक्स्ट पढ़ाती हूँ और वो बताती हूँ, अब सुनना और आप इमेजिन करना कि क्या मैं सच बोल रही हूँ कि झूठ बोल रही हूँ, ठीक है। सारे लड़के अपने आप को तो अच्छे से जानते ही हो, है ना। लड़के मेन विल बी मेन कहावत ऐसे नहीं बना है बेटा, सारे मर्द सेम होते हैं क्या? हाँ, अब आओ एडवर्ब में बिल्कुल मर्दों वाली फितरत है। एडवर्ब में, एडवर्ब में बिल्कुल मर्दों वाली फितरत है। क्या पता है क्या? जिसके बगल में बैठ जाएगा उसी का हो जाता है। इसीलिए मैं कई बार कहती हूँ भाई लड़के तुम लोग थर्ड रो से बैठना शुरू करो, फर्स्ट और सेकंड रो लड़कियों का रिजर्व्ड है, बगल में नहीं बैठोगे, ठीक है, क्योंकि एडवर्ब की फितरत बिल्कुल लड़कों वाली है, जिसके बगल में बैठेगा उसी का हो जाएगा। चलो अब बताओ कैसे, जल्दी, हाँ बोलो। कौन कौन से बुक बाई करे बेटा? अभी तो वॉल्यूम 1 खरीद लेना, रात में वॉल्यूम 1 चल रहा है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। यस कनिका, वेरी गुड। सूरज देखो कह रहा हाँ हाँ, बिल्कुल जानता है वो अंदर से कि मैडम जो बोल रही है बिल्कुल सच बोल रही है ना, बिल्कुल उसे पता है कि मैम जो बोल रही है बिल्कुल सच बोल रही है। कैसे? चलो पहले इसका डेफिनेशन हम बाद में देखेंगे, पहले कुछ सेंटेंसेस देखो। देखो 3 सेंटेंस में ही मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगी। चलो इन 3 सेंटेंसेस में मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखा सकती हूं एडवर्ब का। देखो यस बेटा ये फ्री क्लास है, अभी देखो ध्यान से सुनना। जब कोई आपको कहता है आई लव यू, है ना, तो आप देते हो जवाब आई लव यू टू, जनरली यही जवाब देते हो। बेटा आई लव यू टू से बेहतर जवाब होगा आई टू लव यू। क्यों पता है? द रीजन इज जब आप कहते हो आई लव यू टू, इसका मतलब होता है कि मैं तुमसे भी प्यार करता हूं। इसका मतलब क्या है यार
इसका मतलब और भी कई है। आप कह रहे हो मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ, इसका मतलब तो और भी 2-4 है, और तुम भी हो, चलो तुमसे भी प्यार करता हूँ, है ना। जैसे एक बार एक लड़की ने, एक लड़का उसका पीछा कर रहा था, परेशान कर रहा था, तो लड़की ने कहा कि आई हैव ए बॉयफ्रेंड, ठीक है। कई बार वो अप्रोच किया, बार बार यही कहती आई हैव ए बॉयफ्रेंड। तो लड़का इरिटेट हो कहता है देखो मैं भी कहीं एडजस्ट हो जाऊं तो, ठीक है। वही चीज़ लग रहा है यहाँ पे, देखो। नहीं, राइट। सुनो, आई लव यू टू से बेहतर जवाब है आई टू लव यू। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप कहना चाह रहे हो मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, तो आई टू इज अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि मैं कह रही हूँ मैं भी करती हूँ, ये थोड़ी मैं कह रही हूँ मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ। कितने खुश है लड़के, है ना। लड़कों को ऐसे जोक सुना तो एकदम खुश हो जाते हैं। चलो, इसका मतलब है कि यहाँ पे टू का ऑप्शन गलत जगह पे। नेक्स्ट आओ, ही ओनली डाइड अ वीक एगो। क्या बोलना चाह रहा है कि वो 1 सप्ताह पहले सिर्फ मर गया। यार किसी की मौत को ऐसा मजाक उड़ाओगे, वो 1 सप्ताह पहले सिर्फ मर गया, ये क्या है? सिर्फ मर गया भाई, ये बोलना चाहते हो ना कि वो सिर्फ 1 सप्ताह पहले ही उसकी मौत हुई है। सिर्फ 1 सप्ताह पहले, अभी बहुत दिन नहीं गुजरे हैं, सिर्फ 1 वीक एगो उसकी मौत हुई है। तो सिर्फ 1 वीक एगो, ये ओनली बेटा सिर्फ मर गया नहीं कहना चाह रहे हो, ये आना चाहिए यहाँ पे, है ना। ही डाइड ओनली अ वीक एगो, राइट। समझ में आया। नेक्स्ट आओ, थर्ड सेंटेंस आया हुआ है, तीनों एग्जाम में आया हुआ है बेटा, ये दोनों तो आया हुआ है एग्जाम में, इसका तो मैं आपको एग्जाम्पल समझाती हूँ। आ जाओ, मदर टेरेसा ऑलवेज आस्क्ड फॉर अ बिल्डिंग। यार मदर टेरेसा एक बिल्डिंग की मांग उन्होंने की जहां पे वो हमेशा जो होमलेस है उनको रख सके। हमेशा गलत जगह पे है। आस्क्ड फॉर का मतलब है मांग करना, वो हमेशा मांगती रहती थी। या कोई लालची औरत थोड़ी थी, हमेशा मांगती रहती थी, कोई भिखारी थोड़ी थी। यार ये बहुत बड़े फिलैंथ्रोप थी, मानवता प्रेमी। इन्होंने सरकार से या किसी से इन्होंने डिमांड रखा होगा कि मुझे एक बिल्डिंग दे दो जहां मैं हमेशा गरीबों अनाथों को ले जाके रख सकूं। रिमेंबर, ऑलवेज आस्क्ड फॉर, आस्क फॉर का मतलब होता है मांग करना। ये क्या है? ये फ्रेजल वर्ब है, जिसको मैंने कहा प्रेपोजिशन किसी वर्ब के साथ लगाते हैं तो मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो शी ऑलवेज डिमांडेड नहीं है, उन्होंने डिमांड किया, खाली मांग की। मदर टेरेसा आस्क्ड फॉर ए बिल्डिंग वेयर शी कुड ऑलवेज कीप। यहां कह सकते हो, ऑलवेज यहां आ सकता है, राइट। कहाँ आएगा? ऐसी जगह पे जहां पे वो कुछ मीनिंग तो दे। और मदर टेरेसा हमेशा मांगती रहती थी। यार कम से कम सोच समझ के तो बात करें कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, राइट। सो रिमेंबर, हमेशा एडवर्ब सही जगह पे होना चाहिए, अदरवाइज वो अर्थ का अनर्थ कर देता है। जैसे मैं फिर से आपको 3-4 एग्जाम्पल समझाती हूं, आप देखना मीनिंग क्या होगा। जैसे आप कभी जाते हो किसी शादी में गए, मान लो आप किसी शादी में गए, शादी से जब वापस आए हो तो अगर मैंने ये पूछा कि भाई क्या था, ड्रेस कैसा था, तो अगर आप कहोगे कि बाद में तो उसने ड्रेस चेंज कर लिया, लेकिन सिर्फ मैंने उसका ड्रेस देखा कि ब्राइड का या ब्राइडग्रूम का जो ड्रेस था सिर्फ मैंने देखा, और किसी को पता नहीं कि एक्चुअल ड्रेस उसने क्या सिलवाया था, सिर्फ मैंने देखा। अगर आप ये कहोगे तो आप कहोगे ओनली आई सॉ द ड्रेस। जो ओरिजिनल ड्रेस उसे पहनना था, वो ड्रेस तो सिर्फ मैंने देखा था, है ना। बाकी बाद में तो वो चेंज हो गया। ओनली आई सॉ द ड्रेस, इसका मतलब क्या निकल रहा है? इसका मतलब निकल रहा है कि भाई और किसी ने नहीं देखा, नो वन एल्स सॉ, है ना, किसी और ने नहीं देखा। देखो, थैंक यू सो मच बेटा, तुम लोग जो मदर्स डे का विश कर रहे हो, थैंक यू सो मच। सलमान,
आज ये आखिरी डेमो है इसका, ये बैच नंबर 16 है, ये आखिरी डेमो है आज इसका, ठीक है। चलो अब आओ, अगर मैं ये कहूं आई सॉ नहीं, अब मैं आपको और कॉम्प्लिकेट करती हूं, थोड़ा सा और नजदीक। आई ओनली सॉ हिज ड्रेस, चाहे द ड्रेस। अब मान लो जो मैंने कहा कि भाई मैंने देखा और उसके बाद ड्रेस गायब है, तो आप कहोगे सिर्फ मैं ही था जिसने ओरिजिनल ड्रेस देखा, ओनली आई सॉ द ड्रेस। अब आप पे इल्ज़ाम लगे भाई तुम बताओ ड्रेस कहाँ गया, तो कहोगे यार मैंने तो छुआ भी नहीं, मैंने तो सिर्फ देखा था। जोर कहाँ है, मैंने सिर्फ देखा था, देखने पे जोर है। अब ओनली कहाँ आएगा बेटा, ओनली सॉ के बगल में आया। मैंने क्या कहा, इसकी फितरत है, जिसके बगल में आता है उसी का हो जाता है ना। अगर मैं ये कहूं आई सॉ, आप मान लो दूल्हे का ड्रेस की बात कर रही हूं, हिज ओनली ड्रेस, इसका मतलब है कि इसके पास जो ड्रेस था, है ना। आजकल मॉडर्न जमाने में ड्रेस एक और वस्त्र का नाम हो गया है जो लड़कियां पहनती है, जो एक लॉन्ग स्कर्ट मतलब फ्रॉक टाइप का होता है, लॉन्ग फ्रॉक टाइप का होता है, उसको वो लोग ड्रेस कहती है। तो वो खैर मॉडर्न इंग्लिश में नाम है, लेकिन ड्रेस का मतलब परिधान होता है। अगर आप कहोगे आई सॉ हिज ओनली ड्रेस, इसका मतलब है हिज ओनली ड्रेस, दिस मीन्स उसके पास सिर्फ एक ही था, है ना। हिज ओनली ड्रेस, इसका मतलब उसके पास सिर्फ एक ही ड्रेस था। देखो सेकंड में आई सॉ, आई ओनली सॉ, इसका मतलब डिड नथिंग एल्स, और कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ देखा। अगर मैं ये कह रही हूं आई सॉ हिज ओनली ड्रेस, इसका मतलब उस लड़के के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ड्रेस था। अब अगर मैं ये पूछूं कि भाई उसका भाई क्या पहना था, या उसके दोस्त क्या पहने थे, बाकी लोग क्या पहने थे, बोलोगे यार मुझे नहीं पता, मैंने तो सिर्फ उसी का ड्रेस देखा था। तो क्या बोलोगे, आई सॉ ओनली हिज ड्रेस, इसका मतलब नो वन एल्स ड्रेस, और किसी का ड्रेस नहीं देखा। अब मैं आपसे पूछूं भाई शूज कैसे थे, बाकी और उन्होंने गहने क्या पहन रखे थे, है ना, चेन पहना था क्या, अंगूठी पहना था क्या, बोलोगे मुझे नहीं पता, इतना नहीं देखा, मैंने सिर्फ उसका ड्रेस देखा। इसका मतलब है आई सॉ हिज ड्रेस ओनली। देखो ओनली कहाँ कहाँ जा रहा है, इसका मतलब है कि मैंने सिर्फ ड्रेस देखा, नथिंग एल्स, सॉ नथिंग एल्स। देखो अब मुझे बताओ क्या बता रही हूं मैं आपको एडवर्ब को चेंज करके, जगह के अकॉर्डिंग चेंज करके मैं आपको बता रही हूं। देखो एडवर्ब जिसके बगल में आएगा उसी का हो जाएगा और मीनिंग चेंज कर देगा बैक पूरे के पूरे कंप्लीट सेंटेंस का। उज्जवल मैंने स्कीम ऑफ बैंक पीओ बेटा लगा दिया है, स्कीम ऑफ बैंक पीओ लगा दिया उसमें कंप्लीटली, ठीक है। खाली सीपीओ एसआई का स्कीम रह गया था, वो भी मैंने लगा दिया है, लेकिन अभी आपको डिस्कस नहीं किया मैंने। बेटा प्रेपोजिशन डिफिकल्ट है, नो इश्यू, आई एम बॉर्न, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा कंप्लीट मैं खत्म कराऊंगी, एक एक चैप्टर पूरा कंप्लीट मैं कराऊंगी बेटा। आपके पास सिलेबस आ गया ना, दैट्स इट। सिलेबस जिस दिन खत्म होगा बैच खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैं सिर्फ यही कहती हूँ बच्चों को, आप सिलेबस सेव मार के रख लो, जिस दिन सिलेबस खत्म बैच खत्म, ठीक है। इसमें आपको बहुत कुछ रहेगा। अब स्ट्रेट अवे देखोगे कई चीज़ें तो आपको ऐसे ही लोड होंगे, 60-75 टेस्ट पेपर्स ऐसे ही लोड हो जाएंगे, वो आप देखते रहो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप पूरा कंप्लीट अगर बैच को ठीक से पढ़ लो तो आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। खाली मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, वॉल्यूम 1 से बेटा बहुत वोकैब लड़ता है, तो इसलिए वॉल्यूम 1 आप खरीद लो तो अच्छा होगा।
रात में ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे में वॉल्यूम 1 भी पढ़ा रही हूँ, अगर उसको पढ़ लोगे तो एक चीज़ मैं बताती हूँ बेटा, वॉल्यूम 1 एक बेसिक चीज़ है जो इतना आना चाहिए। जो आपका ये बैच है उसमें 3 गुना ज़्यादा है वॉल्यूम 1 से ग्रामर, लेकिन वॉल्यूम 1 से वो क्या बहुत लड़ता है, इसलिए वो क्या आप याद करते रहो। चलो अब सुनो ध्यान से, देखो कैसे मीनिंग चेंज हुआ। ओनली आई सॉ द ड्रेस, सिर्फ मैंने देखा और किसी ने नहीं देखा। आई ओनली सॉ द ड्रेस, यार मैंने सिर्फ देखा था, मैंने तो छुआ भी नहीं था, मुझे क्या पता कहाँ चला गया, मैंने तो सिर्फ देखा था। आई सॉ हिज ओनली ड्रेस, उसके पास जो एकमात्र ड्रेस उसने सिलवाया था, वो सिर्फ वही ड्रेस मैंने देखा जो उसके पास जो एक ड्रेस था, और ड्रेस नहीं थे। मैंने क्या देखा? हिज ओनली ड्रेस, उसके पास एकमात्र ड्रेस जो था वो मैंने देखा। आई सॉ ओनली हिज ड्रेस, इसका मतलब भाई दूल्हे के अलावा और क्या कौन क्या पहना था मुझे क्या पता, मैंने तो सिर्फ ब्राइड ग्रूम का ही ड्रेस पर ध्यान दिया। एंड आई सॉ हिज ड्रेस ओनली, अब जूते कैसे पहने थे, गहना क्या पहना मुझे क्या पता, मैंने तो सिर्फ उसका ड्रेस देखा, हिज ड्रेस ओनली, और कुछ नहीं देखा। आप देखो जरा ध्यान से, अगर एडवर्ब का स्थान आप चेंज करोगे तो सेंटेंस का मीनिंग अलग होता है। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है एडवर्ब में कि एडवर्ब होता क्या है। बेटा एडवर्ब बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं एडवर्ब से बना हुआ है एडवर्ब, और इसी से इसका हिंदी का डेफिनेशन बना हुआ है कि क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है। लेकिन ये इंग्लिश में वही हुआ ना, इट एड समथिंग टू द वर्ब। आई स्पोक, कैसे? पोलाइटली। ही वर्कड, कैसे? सिंसियरली। ही केम, कहां? हियर। आई एम गोइंग, कब? नाउ। एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस, मैनर, ये सब एडवर्ब्स हैं। लेकिन अभी मैंने जो आपको सिखाया उसके चक्कर में याद रखना कि एडवर्ब की बात अगर हम करें तो बेटा एडवर्ब का पोजीशन, एडवर्ब को इस तरह से हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे जैसे हिंदी में करते हैं कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। फिर क्या कहेंगे? एडवर्ब क्वालिफाइज द नियरेस्ट वर्ड। और आपको पता है मैंने बताया था आपको कि आर्टिकल तो बाद में जोड़ा गया ना पार्ट्स ऑफ स्पीच में, पहले कितना था? 8 था। तो कहते हैं एडवर्ब क्वालिफाइज ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ स्पीच, जिसके नजदीक आएगा उसी का हो जाएगा, है ना। इट क्वालिफाइज ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ स्पीच। देखो एडवर्ब वोकैबुलरी बेटा वॉल्यूम 1 से करो और साथ में हम भी क्लास में कराएंगे ना, ठीक है। शुभम 2019 का बेटा मैंने 5 टेस्ट पेपर डिस्कस कराया था, उसके बाद मैं बीमार पड़ गई थी, ठीक है। आप लोगों को जो मिल रहा है वो अराउंड 60 टेस्ट पेपर्स है, और अभी बैच नंबर 75 तक मैंने और 23 टेस्ट पेपर डिस्कस कर चुकी हूँ मैं, CHL सेल CGL का, वो उसमें ऐड होगा, इसलिए उसका 75 टेस्ट पेपर्स हो जाएंगे। चलो मैंने आपको प्रोनाउन, देखो जो पढ़ा रही हूँ हाथ से लिखना है, हाथ से लिख लो। अगर आपको सीधा स्ट्रेट अवे आपको यहाँ से उतारना है तो यहाँ से सीधा सीधा आप देख सकते हो। अभी सबसे पहले ध्यान से देखो, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, अभी आर्टिकल नहीं, मैंने आपको पढ़ाया है एडवर्ब। देखो प्रेपोजिशन के बाद एडवर्ब, ध्यान से देखो मैंने जो एडवर्ब आपको सिखाया अब बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या देखो, आई वर्क हार्ड, हार्ड मतलब एडवर्ब, ये वर्ब है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताया। आई वर्क वेरी हार्ड, बेटा हार्ड एडवर्ब है ना, तो वेरी क्या है भाई? वेरी एडवर्ब की विशेषता बताया। एडवर्ब एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। ही इज वेरी स्मार्ट, शी इज वेरी ब्यूटिफुल, एडजेक्टिव, वेरी एडजेक्टिव की विशेषता बताया। आप कहोगे मैम नाउन और प्रोनाउन की विशेषता तो एडजेक्टिव बताता है, बेटा विशेषता नहीं, लेकिन नाउन को अलग थलग किया, प्रोनाउन के बारे में भी बात कर रहा है, इवन है, EVEN है, ठीक है, इवन है। तो इसका मतलब ये ओनली राहुल या ओनली शी, इसका मतलब हो गया कि ये प्रोनाउन के बारे में तो बात कर रहा है। देखो ओनली क्वालिफाइज राहुल एंड इवन क्वालिफाइज शी,
राइट। नेक्स्ट आओ, द फैन इज एग्जैक्टली ओवर योर बेड। भाई ओवर का मतलब हुआ पोजीशन, एग्जैक्टली ओवर, एग्जैक्टली क्या किया, देखो ओवर की विशेषता यानी कि ओवर को क्वालिफाई किया। बिकॉज बेटा कंजंक्शन है, जोड़ रहा है किसको, आई लाइक हिम को और ही इज ऑनेस्ट को। आई लाइक हिम बिकॉज ही इज ऑनेस्ट, आई लाइक हिम सिंपली बिकॉज ही इज ऑनेस्ट। देखो सिंपली इस कंजंक्शन को की विशेषता बता रहा है। और अगर मैं कहूं ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, वर्ब, एडवर्ब, सबकी विशेषता बता दिया। देख लो ना, एडवर्ब क्वालिफाइज वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन। और अगर मैं सेंटेंस के शुरुआत में लगा दूं तो बेटा पूरे के पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर लिया। सैडली, जैसे मैंने कहा सैडली, कहोगे आगे की जो खबर सुनाने वाली है मैडम वो मनहूस है। फॉर्चुनेटली, अच्छा इसका मतलब है कि कुछ बुरा तो हुआ होगा लेकिन भाग्यवश यानी कि कुछ अच्छा ही न्यूज़ देने वाली है मैम, है ना। तो पूरे के सेंटेंस को ही देखो ना क्वालिफाई कर लिया। बताओ वोकैबुलरी का स्पेलिंग क्या लिख रहे हो सचिन, और साथ ही कराती हूँ, उसके साथ कराती हूँ, ठीक है। क्लियर, समझ में आया। ये हमारा जो मैंने आपको कराया एडवर्ब बता दिया आपको, नज़दीकी शब्द को क्वालिफाई करेगा। और मैंने आपको दिखा दिया आर्टिकल हटा दो तो ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ स्पीच को, सबको इसने क्वालिफाई किया। अब आते हैं कि जब हमारे पास डेफिनेशन देख रहे बेटा, और आप कहोगे मैम एडवर्ब को तो आपने छोटे में निपटा दिया, प्रेपोजिशन भी थोड़ा सा बताया। मैं आपको प्लस माइनस सिखा रही हूँ अभी, प्लस बस, है ना। क्यों, जैसे मैथ्स के टीचर प्लस माइनस नहीं सिखाते, मुझे ये सब बताना पड़ता है, वरना जैसे कहते हैं भाई ये देखो वर्ब है तो लड़का सोचता है वर्ब क्या होता है। लेकिन जब मैथ्स के सर कहते हैं भाई 2 + 2 4 होगा ना, तो कोई स्टूडेंट नहीं सोचता है। इसलिए मुझे उसका बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाना पड़ता है, और ये सारे चैप्टर्स बहुत डिटेल में पढ़ोगे। अब आओ नेक्स्ट पॉइंट पे, एंड दैट इज आर्टिकल। अब आर्टिकल भी कितना वफादार है उसको मैं बता दूं आपको। आर्टिकल वफादार कैसे है, देखो अगर मैं कहूं ही इज अ, तो पूछोगे अ क्या, ओके। ही इज अ वेरी क्या, ही इज अ वेरी गुड, अरे भाई ठीक है, ही इज अ वेरी गुड क्या सिंगर। अब समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हो आप, तो बोलो ना सिंगर। मतलब जब तक मैंने सिंगर नहीं लगाया तब तक आपको सही नहीं लग रहा था। अगर मैं कहूं ही इज गुड तो कहोगे ठीक तो है, ही इज गुड वो अच्छा है। लेकिन जैसे मैंने कहा ही इज अ गुड तो पूछोगे अ गुड क्या, अ गुड क्या डांसर। अच्छा अब समझ में आया आप क्या बोलना चाहते हो। दैट मीन्स जब तक मैंने एक नाउन नहीं इस्तेमाल किया तब तक आपको अच्छा नहीं लगा, चाहे उस नाउन की विशेषता बताने वाले एडजेक्टिव को मैंने लगाया। और अभी बताया था ना एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताता है। एडजेक्टिव एडवर्ब सब आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक इस आर्टिकल को तब तक संतोष नहीं मिला जब तक उसका नाउन नहीं आया। इसका मतलब आर्टिकल क्या कहता है, आर्टिकल इज अ डिटरमिनर, जिसके बाद नाउन तो आना ही चाहिए। डिटरमिनर हमेशा कहता है यार मेरे बाद नाउन आएगा। आई हैव वन क्या सन, ओके अब समझ में आप क्या कहना चाहते हो कि मेरा एक बेटा है ना। आई हैव अ फ्यू क्या, आई हैव अ फ्यू ठीक तो है नहीं, अ फ्यू लगा रहे हो, डिटरमिनर लगा रहे हो, इसके बाद नाउन नहीं आएगा तो संतोष नहीं होगा, सेंटेंस कंप्लीट नहीं दिखेगा। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, ओके अब समझ में आया क्या बोलना चाहते हो। तो बेटा आर्टिकल भी बाकी डिटरमिनर्स की तरह ये एक नाउन लेगा तभी संतोष करेगा, चाहे उस नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव लगा दो, उस एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, ठीक है। इसको एक नाउन चाहिए ही चाहिए। इसीलिए सबसे पहले आर्टिकल का अगर मैं पूछूं कि भाई आर्टिकल क्या है
तो कहोगे आर्टिकल भाई ऐसा डिटरमिनर है जो डिटरमिनर है, मतलब भाई वो डिटरमिन कर रहा है मेरे बाद नाउन आएगा ही आएगा। सो आर्टिकल कम्स बिफोर नाउन, और अगर नाउन है तो आर्टिकल होगा ही, है ना। इसका मतलब है कि अगर आर्टिकल है तो नाउन होगा ही, उल्टा जरूरी नहीं कि सही होगा। यानी अगर आर्टिकल है तो नाउन होगा ही, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि अगर नाउन है तो आर्टिकल होगा, यह जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आर्टिकल है तो नाउन होगा ही, है ना। अगर मैं कहूं वी आर फ्रेंड्स, तो देखो यहां पे फ्रेंड्स के साथ नहीं लगा आर्टिकल, कोई बात नहीं। ये उल्टा नहीं है कि मैं कह रही हूं कि देखो नाउन है तो आर्टिकल होगा, ये नहीं कह रही हूं मैं कह रही हूं अगर आर्टिकल है तो नाउन होगा ही। यानी आर्टिकल इज अ डिटरमिनर, इसके बाद नाउन आना ही चाहिए, बिना नाउन के आर्टिकल आप लगा नहीं सकते हो। फाइन। अब मुझे बताओ आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, जरा बताओ। तब तक आप लोगों का रिकॉर्डेड क्लास बेटा वहीं पर लोड हो जाता है कुंदन, ठीक है। इंदु वेरी एडजेक्टिव को क्वालिफाई, सॉरी एडवर्ब अभी बोला था मैंने, एडजेक्टिव लिख दिया गलती से। चलो, मैंने कहा था एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब, ठीक है। चलो एडवर्ब है, अब बताओ मुझे। Yes, it precedes noun and it must be followed by a noun. ठीक है। 3 2 2 3 2 3 2 3 a and the, ओके। अभिजीत ने 2 लिखा। अरे यार मैं तो सोच रही थी कि मुझे 90% आंसर्स सही मिलेंगे, यहाँ पे मुझे 90% आंसर्स गलत मिल रहे हैं। बेटा आर्टिकल अगर आप देखोगे, ये आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है इनडेफिनेट, मैं टाइप्स पूछ रही हूं यार, टाइप सिर्फ 2 है, ए और एन, और एक है डेफिनेट, डेफिनेट जिसका है द, ठीक है। ध्यान रखना ए और एन, बेटा बुक्स में लिखा है एन आता है वर्बल्स के साथ, मैं कहूंगी वर्बल्स के साथ नहीं आता बेटा, वर्बल साउंड के साथ आता है। कुछ लोग कहते हैं मैम ए ई आई ओ यू है तो उसके साथ एन लगा दो, मैं कहूंगी देखो यूनिवर्सिटी के साथ तो नहीं लगता, तो कहते हैं कि वो एक्सेप्शन है। फिर मैं कहती हूँ ऑनेस्ट के साथ, ऑनेस्ट मैन के साथ नहीं लगता, तो मैडम वो एक्सेप्शन है। बेटा एक्सेप्शन कुछ नहीं, वो साउंड पे डिपेंड करता है। याद रखना हिंदी मैंने क्या कहा था, जितने भी यहाँ लोग हिंदी भाषी बैठे हुए हैं सब लोग खाली इतना याद रखना कि वर्बल साउंड होता है आ से लेकर आओ तक। आप जो नाउन है सबसे पहले चेक करो कि वो नाउन काउंटेबल है, ओके काउंटेबल। नॉलेज काउंटेबल तो नहीं है, ऑनेस्टी ईमानदारी काउंटेबल नहीं है, वाटर काउंटेबल नहीं है, हवा काउंटेबल नहीं है, इसके साथ तो ए और एन नहीं लग सकता। क्यों? मैंने कहा ए और एन हमेशा सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ आएगा, लेकिन काउंटेबल में भी बेटा इसका मतलब होता है एक, तो इसीलिए काउंटेबल में भी सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आएगा। ए और एन हमेशा एक्सक्यूज मी विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। मतलब आप खुद कभी बोलते हो एक लड़के एक लड़कियां, नहीं ना, आप एक लड़का एक लड़की बोलते हो, राइट। इसका मतलब है कि आप एक शब्द हमेशा एक के साथ, लड़का और लड़की, कभी कहते हो एक नॉलेज, एक हवा, एक पानी, नहीं, एक ग्लास पानी कहते हो, तो ग्लास को काउंट कर रहे हो ना, यानी ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आता है। आप कहोगे मैम ये कौन सी बड़ी चीज़ पढ़ा दी आपने, ये तो सबको पता है, लेकिन बेटा नाउन चैप्टर में आपको मैं ऐसे ऐसे नाउन दिखाऊंगी जो आप सोचते भी नहीं हो कि अनकाउंटेबल हो सकता है, और वो अनकाउंटेबल है। आपको नहीं लगता है कभी अनकाउंटेबल, क्योंकि आप हिंदी में कहते हो उसने मुझे एक सलाह दी, ही गेव मी एन एडवाइस,
मुझे उसने एक मुझे एक सूचना प्राप्त हुई है। आई हैव गॉट एन इंफॉर्मेशन। बेटा इंफॉर्मेशन, एडवाइस अनकाउंटेबल है। इसीलिए बहुत सारे ऐसे नाउन्स पढ़ोगे जो अनकाउंटेबल है, उसका सिंगुलर फॉर्म बन ही नहीं सकता। इसीलिए ए और एन में याद रखना कि अगर हम एक बोल सकते हो तो ए और एन लगाएंगे। अगर वो नाउन सिंगुलर है वहां पे तो आप उसके साथ ए और एन लगा सकते हो। नाउन सिंगुलर है तो ए और एन आ सकता है। एन कब आएगा? जब वो वर्बल साउंड होगा। साउंड का मतलब आ ई उ उ ए ऐ ओ औ साउंड है। ए ई आई ओ यू ये तो लेटर्स है, लेटर्स है। इसीलिए आओ बेसिक कॉन्सेप्ट में जो मैंने आपको कहा था कि एडजेक्टिव में देखो। और चलिए सबसे पहले आप मुझे ए और एन में इनको भर के दिखाओ तो जल्दी से फटाफट, तब तक मैं आपके डाउट्स बताऊं। अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल नहीं बना सकते बेटा। आप अनकाउंटेबल नाउन का काउंटेबल बना सकते हो। वैसे अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, मेनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। एन आइस क्यूब, आइस क्यूब्स ऐसे बना सकते हो, उसके साथ कोई और वर्ड जोड़ के। क्लास नोट्स लेने के लिए बेटा kdpublication.com में जाके आप बाई कर लो। अच्छा, साउंड नहीं समझ में आया बेटा? आ ई उ उ ए ऐ ओ औ, ठीक है, वेरी गुड। कनिका, अच्छा लोग जो एन खाली लिख दे रहे हो तो मुझे क्या पता रहेगा? कम से कम नंबर तो लिखोगे ना यार। एन ईयर, अच्छा देखिए तो, ओके। एन ईगल, आप लोग में बहुत लोग हैं जो मुझे लगता है मेरे से पहले कभी नहीं पढ़े हो, है ना बेटा? वॉल्यूम 1 का क्लास ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे होता है, उसका अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप जाके केडी लाइव चैनल में देख लो, उसका अलग से प्लेलिस्ट है। वेरी गुड। एटलीस्ट मैं चाहती हूं कि आप लोग सब अटेंटिवली जवाब तो दो बेटा। आपका जो वॉल्यूम 1 है ना, आप पूछ रहे हो वॉल्यूम 1 इसमें क्या है डिफरेंस? बेटा वॉल्यूम 1 आपको फिर नहीं पढ़ना है अगर मैंने ये बैच पढ़ा दिया तो, और इस पर 3 टाइम्स ज़्यादा है वॉल्यूम 1 से। वॉल्यूम 1 2013-14 के लिए ठीक था कि हाँ पूरा, अभी भी बहुत सारे एग्जाम्स कवर कर लेता है आराम से। लोग कहते हैं वॉल्यूम 1 से ही कवर हो जाता है, लेकिन वॉल्यूम 1 से 3 गुना ज़्यादा पढ़ा रही हूँ बेटा अब मैं, ठीक है, क्योंकि आजकल के टेस्ट पेपर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं ना। पहले 4 क्वेश्चन पेपर होते थे, उसी को घुमा फिरा के पूछता था। जब से ऑब्जेक्टिव हुआ क्वेश्चन पेपर्स बहुत हो गए। चलो शुरू करूं मैं, सुनो। ऑरेंज, 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 एन ऑरेंज। ईगल, ईगल, एन ईगल। अम्ब्रेला, छाता। ईगल का मतलब चील होता है, छाता। अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। यूरोपियन, बेटा यू आ रहा है और ये अ से लेकर आओ तक के बीच में नहीं है ना। यूरोपियन, अ यूरोपियन। अब ए ई आई ओ यू जो पढ़ के करेंगे वो यूरोपियन को गलत करेंगे। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यू, अ यूनिवर्सिटी। 1 रुपी कॉइन, वाह, अ 1 रुपी कॉइन, है ना। ऑनेस्ट मैन, एच से शुरू हो रहा है लेकिन प्रोनाउंसिएशन सुनो बेटा। हॉनेस्ट बोलोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकती तुम लोग का। ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट मैन। ईयर, ई, ईयर, एन ईयर। ईयर है बेटा, ये ईयर है, ईयर नहीं है, ये ईयर है, ईयर, ईयर, अ ईयर। एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बोल रहा है, एमपी, एमपी, एन एमपी। डीसीपी, डीसीपी, अ डीसीपी। शीप का जो फीमेल है, मादा भेड़ को यू कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन क्या है? यू, यू, मादा भेड़ को यू कहते हैं। अब आ से लेकर आओ तक के बीच में तो नहीं आता, तो ए आया। जो ए ई आई ओ यू पढ़ेंगे
वो इसमें गलत करेंगे, इसमें करेंगे गलत, है ना। AEIOU वाले इसमें गलत करेंगे, इसको भी गलत कर देंगे, इसमें भी गलती करेंगे और इसमें भी गलती करेंगे। अब देख लो बेटा, एन इंपॉर्ट और एन ऑरेंज करके आपको इंस्पेक्टर नहीं बनाने वाला, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब मुझे जरा 13, 14 और 15 बना के दिखा दो, फिर मैं मान जाऊं बस। 13, 14, 15। नितिन आप बैच नंबर 16 लो, क्योंकि वर्ब से शुरू करना ज़्यादा आसान होता है। बैच नंबर 16 ले लो। बैच 17 नाउन से शुरू कर रहे हैं हम। ए का 15 का ए, 13 का एन, ओके, और 13 एन। किसी एक लड़के ने सिर्फ क्रॉस मारा है, बाकी तो सब लगे पड़े। वेरी गुड जतिन। देखो अभी जो पढ़ाया आप शायद नहीं समझे, इसीलिए आंसर गलत दे रहे हो। बेटा मैन है, मैन मतलब प्लूरल नाउन, ए और एन ही है सिर्फ आपके पास, बस, तो मैं कुछ नहीं लगा सकती हूं। प्लूरल नाउन के साथ ए और एन आएगा। अभी मैंने कहा था सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये 3 शब्द याद रखना है आपको, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और भाई ये तो काउंटेबल नाउन ही नहीं है। ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी, इसकी गिनती होती है क्या? वाटर की गिनती कर सकते हो क्या? फिर प्लूरल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, ये दोनों अनकाउंटेबल नाउन है और ये प्लूरल नाउन है, इनके साथ नहीं आता ए और एन भाई, समझो, ठीक है। बोलो कोई प्रॉब्लम? देख लो, बोलो कोई प्रॉब्लम? देखो ठीक। बैंक के लिए बेटा अभी बहुत अच्छा एक SBI का बैच आया है, एक तो वो ज़रूर ले लो, और पूरा इंग्लिश को अगर कॉन्सेप्चुअली करना है तो बैच नंबर 16 ले लो, उसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। चलो आ जाओ, अब सुनो ध्यान से। बेटा मैंने आपको प्रेपोजिशन करा दिया, एडवर्ब करा दिया, मैंने आर्टिकल का ये पेज आपका फिनिश करा दिया है, ठीक है। इंग्लिश स्पेशल 16 है बेटा, ये ध्यान रखना आप लोग। मैंने क्या कहा, ए का इस्तेमाल कॉन्सोनेंट साउंड के साथ होता है, एन का इस्तेमाल वर्बल साउंड के साथ होता है। वर्बल्स AEIOU है, लेकिन वर्बल साउंड अ से लेकर औ तक है। लेकिन बच्चे फिर एक ही चीज़ पूछते हैं कि ठीक है मैम, आपने हमें हिंदी मीडियम के, अगर हम हिंदी जानते हैं तब तो हम सही कर लेंगे, लेकिन जो हिंदी नहीं जानता वो कैसे करेगा? और क्या अंग्रेज ने भी हिंदी सोच के लिखा था क्या? नहीं बेटा, ध्यान से सुनना, बहुत कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करो इंग्लिश से। मान लो मैंने यहाँ पे एन का ए हटा दिया, एन हटा दिया, चलो एन हटा का ए हटा दिया, ये ए रहने दिया, ठीक है। मैंने एन में से एन हटा दिया, मैंने कहा सब में ए लगा दो, चलो सब में ए लगा दो। अब जरा मुझे प्रोनाउंस करके दिखाओ, कहोगे ऑरेंज, ईगल, अम्ब्रेला, आ और अ मिलके तो अम ही हो रहा, अम्ब्रेला। ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट तो पहले से था, ए लगाओ ना, ऑनेस्ट मैन। मतलब बेटा मैंने एन नहीं लगाया ना, तो जो 2 अलग अलग शब्द थे वो 2 साउंड नहीं दे रहे, क्योंकि इसका आ इसके आ में खो जा रहा है। ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन, ये 2 अलग लग रहा है। ईगल, एन ईगल, अलग अलग लग रहा है। ऑरेंज, एन ऑरेंज। इसका मतलब है कि अगर हम वर्बल साउंड वाले शब्दों को देखें और उसके आगे एन नहीं लगा के मैंने ए लगा दिया, तो बेटा वो मिक्स्ड हो जा रहा है, वो ओवरलैप कर जा रहा है दोनों शब्द, 2 शब्दों का उच्चारण नहीं मिलके एक शब्द का उच्चारण आ रहा है। दिस इज द रीजन वाई इन इंग्लिश दे यूज्ड ए एंड एन, ठीक है, क्लियर। अब कुछ लोग पूछते हैं मैम कहीं द और कहीं दी सुनते हैं, पहले हम द देख ले कि क्या है, और द और दी का रिटन में तो कोई इतना इश्यू है नहीं, लेकिन फिर भी
एक्सेंट एंड प्रोनाउंसिएशन इक्वली इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बाद में मैं समझा दूंगी द और दी क्या होता है, लेकिन पहले द का कॉन्सेप्ट तो समझे क्या होता है। आई सॉ अ बॉय इन द मार्केट एंड द बॉय स्टैंडिंग एट द गेट। कौन सा बॉय भाई? जिसको मैंने देखा था। द बॉय स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर, राइट, प्लीज क्लोज द डोर। द क्यों लगाया भाई? एक ही डोर है, तुम भी जानते हो मैं किसकी बात कर रही हूं, है ना। द बैच इज गुड फॉर ऑल द एग्जाम्स। अब आप समझ जाओगे द बैच इज गुड किसकी बात कर रही, जो पढ़ा रही है वही बोल रही होगी, जो बैच का डेमो चल रहा है उसी के बारे में बोल रही होगी। यानी कि द कहाँ लगाया? आप कहोगे मैम द का हिंदी क्या है? बेटा द का हिंदी तो कुछ है ही नहीं। ये बोलने वाला और सुनने वाला दोनों समझ रहा है किसकी बात हो रही है। अगर मैं कहूँ टेक आउट द बुक, इसका मतलब रोज जो बुक पढ़ाती हूँ ना, अब जैसे मैं वॉल्यूम 1 का क्लास लूँ इवनिंग में ट्यूसडे को, मैं कहूँगी टेक आउट द बुक, आप समझ जाओगे कौन सी बुक निकालने की बात कर रही हूँ। अभी मैं कहूँ टेक आउट द बुक तो आपको नहीं समझ में आएगा मैं कौन सी बुक की निकालने की बात कर रही हूँ। अगर मैं कहूँ टेक आउट अ नोटबुक तो कहोगे अच्छा कोई भी कॉपी दो, कॉपी नहीं मिल रहा पेपर लो। क्यों? क्योंकि मैम कुछ नोट कराने वाली इसलिए कह रही हो एक कॉपी निकालो, तो नोट करने के लिए। लेकिन अगर आप समझ जाओगे कौन सी किताब मैं कह रही हूँ, मैं भी जानती हूँ एक ही किताब है जो रोज पढ़ाती हूँ, तो मैं कहूँगी टेक आउट द बुक। क्लोज द डोर, भाई एक ही तो डोर है रूम में। स्विच ऑन द फैन, भाई मुझे गर्मी लग रही है तो मैं इस फैन को स्विच ऑन कराने की बात करूंगी, है ना। तो समझ में आ रहा है ना। अगर मैं कहूँ स्विच ऑन द एसी, भाई इस रूम में छोटा सा स्टूडियो है तो एक ही एसी लगा हुआ है। स्विच ऑन द एसी मतलब एक ही है जिसके बारे में आप भी जान रहे हो मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, आप भी जान रहे हो मैं किस बैच के बारे में बात कर रही हूँ। इसका मतलब जो डेफिनेट है जिसके तरफ हम पॉइंट आउट कर सकते हैं, यानी कहा था ना द बॉय स्टैंडिंग देयर, पॉइंट आउट कर सकते हैं। सुनने वाला बोलने वाला जो दोनों को पता है किसकी बात हो रही है। इसलिए याद रखना कि द अनकाउंटेबल नाउन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, काउंटेबल नाउन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है क्या फर्क पड़ेगा, सबके तरफ हम पॉइंट आउट कर सकते हैं। प्लूरल काउंटेबल नाउन हो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब हम पॉइंट आउट करने के पोजीशन में हैं तो हम आर्टिकल द लगाते हैं बेटा। लेकिन फिक्स्ड आर्टिकल और फिक्स्ड प्रेपोजिशन ऐसा पार्ट है जहां पे आपको याद रखना पड़ेगा किसके साथ आर्टिकल आएगा किसके साथ नहीं आएगा, वो अलग सी चीज है। अभी फिलहाल हम जो कर रहे हैं वो है कि द कहां लगाएंगे, द लगेगा विथ द नाउन दैट has already been introduced, okay, or can be pointed out or can be visualized। समझो ध्यान से, मैं तीनों को आपको समझा देती हूँ। विजुअलाइज्ड, समझो, मैंने कहा दैट हैज ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड, अभी नहीं। दैट कैन बी पॉइंटेड आउट, समझा दिया आपको, द बॉय स्टैंडिंग देयर। दैट हैज ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड, भाई पहले से पता है कौन से बैच की बात कर रही हूँ। बैच अभी मैं पढ़ा रही हूँ जो बैच 16 को पढ़ा रही हूँ, तो अगर मैं कहूँ द बैच इज बेनिफिशियल फॉर ऑल द एग्जाम्स तो कहोगे अच्छा मुझे पता है कौन सा। इसका मतलब इसका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन दैट कैन बी विजुअलाइज्ड के लिए चलो एक कहानी बताती हूँ आपको। अगर मैं कहानी सुनाऊं, वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड, आपको नहीं पता कौन सी कहानी सुना रही हूँ, किसकी कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, आपको भी नहीं पता। आपको पता है क्या किसकी कहानी सुनाने जा रही हूँ? नहीं। आपके लिए क्या है वो? डेफिनेट है? बोलोगे नहीं। ओके, आपके लिए क्या है वो? इनडेफिनेट है? हाँ, क्योंकि आप बता ही नहीं रहे हो किसकी कहानी सुनाने जा रहे हो। ओके चलो, मैं जिसकी कहानी सुनाने जा रही हूँ अगर मैं उसको सिंगुलर काउंटेबल नाउन रखूँ तो क्या लगाओगे? बोलोगे पहली बार तो बता रहे हो किसकी कहानी सुनाने जा रही हूँ। चलो आपने हिंट दे दिया कि जिसकी कहानी सुनाने जा रहे हो वो सिंगुलर है और काउंटेबल नाउन है, तब तो आप पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो उसके साथ ए और एन आएगा। ओके फाइन।
वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड अ किंग। जैसे मैंने कहा अ किंग इंट्रोड्यूस्ड हो गया, और छोटे बच्चे तुरंत ही उसको विजुलाइज यानी इमेजिन करने लगते हैं बेटा, उसको तुरंत ही इमेजिन करने लगते हैं, उसके दिमाग में एक राजा की छवि आ जाती है। तभी तो बच्चे एंजॉय करते हैं कहानी को, है ना। Once upon a time there lived a king. He was very kind. He was very good. One day he met, नहीं बता रही मैं, अब कहोगे आप तो बताए नहीं तो मुझे क्या पता कौन है। इसका मतलब है मैं किसी और पात्र का इंट्रोडक्शन करना चाह रही हूं, है ना। अब अगर मैं उस पात्र का, एक ही पात्र है तो फिर ए और एन आएगा क्योंकि पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है। One day he met old woman. Okay, woman. Old, O, E, U, A, O, आ गया। An old woman हो गया। The woman was very poor. The old woman was very poor. क्योंकि old woman का जिक्र हो चुका, अब मैं old woman की खासियत बता रही हूं, तो क्या कह रही हूं? The old woman was very poor हो गया। The king asked the old woman what she did for her livelihood. The king asked the old woman, क्यों? किंग का इंट्रोडक्शन हो चुका था, ओल्ड वुमेन का इंट्रोडक्शन हो चुका, अब मैं दोनों का जिक्र करूंगी तो बेटा दोनों इंट्रोड्यूस्ड हो चुका है, आपके दिमाग में दोनों की छवि बन चुकी है, विजुलाइज कर सकते हो। तो उनके साथ क्या लगाओगे? आर्टिकल द, यानी आर्टिकल द उनके साथ लगाओगे जो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है, जिसके बारे में सुनने वाला और बोलने वाला दोनों जानता है, आपके दिमाग में उसकी छवि बन चुकी है और वो एक डेफिनेट फीचर ले चुका है। दैट इज कॉल्ड व्हाट? डेफिनेट आर्टिकल। और आर्टिकल का कोई हिंदी नहीं है बेटा, याद रखना, क्योंकि मैं आर्टिकल ग्रामर वाला आर्टिकल पढ़ा रही हूँ, ये लेख वगैरह आर्टिकल नहीं है, या आपके वो आर्टिकल नहीं है जो आपके संविधान में है ना, वहाँ पे उसको अनुच्छेद कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इसीलिए इसका कोई भी क्या है, इसका कोई भी हमारे पास नाम नहीं है, क्योंकि आर्टिकल बाद में आया, पहले 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच थे, उसके बाद आर्टिकल इंट्रोड्यूस हुआ। चलो मैंने आपको जो पढ़ाया है, देखो आपको ये पूरा कंप्लीट आर्टिकल में मिल जाएगा। दे आर अ सिंगर्स कहा था, प्लूरल के साथ नहीं आता। एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है। अभी जो आपको मैंने बताया वही एग्जाम्पल्स उसी तरह का दिया हुआ है, और एग्जाम्पल्स के अलावा देखो आर्टिकल इंडेफिनिट और डेफिनिट जो मैंने पढ़ाया है वो सारा आर्टिकल में आपका इंट्रोड्यूस्ड है, ठीक है। कंजंक्शन अलग है बेटा। अभी जो आर्टिकल मैंने पढ़ाया है, अगर आपने नोट डाउन कर लिया है तो ठीक है, नहीं नोट डाउन किया तो उसको भी मैं पीडीएफ बना के आपको दे दूंगी, और ये देखो, ठीक है, कंप्लीट इसका आपको मिल गया। इसीलिए जो मैंने आपको कहा था कि आर्टिकल क्या है, देखो हमारे पास 7th पार्ट ऑफ स्पीच हमने लिखा है आर्टिकल, हमारा 7 खत्म हो गया। क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? सो व्हाट इज आर्टिकल? फॉलोड बाय अ नाउन। व्हाट इज आर्टिकल? भाई इट इज अ डिटरमिनर। किसके साथ आएगा? नाउन के साथ आएगा। यस बेटा, सब कुछ हो जाएगा, ये सबके साथ कवर्ड हो जाएगा, कुछ भी नहीं है जो बचेगा। बेटा मेरा 2 पार्ट ऑफ स्पीच रह गया, क्योंकि मैं एडवर्ब आर्टिकल को बहुत डिटेल में पढ़ा गई, ठीक है। आपका 2 रह गया, दैट इज कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, राइट। चलो मैं थोड़ा वो कैप करा लूं। आज 5th क्लास है ना हमारा। चलो इसको मैं सेव कर देती हूं। बेसिक कॉन्सेप्ट, आज क्लास 5 है, और आप लोग देख लेना, अगर कोई भी चीज़ नहीं मिला हो या कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे आप ज़रूर से मुझे आप इन्फॉर्म कर देना, और
किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत हो आपको यार, तो मुझे मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लो, आप उसमें व्हाट्सएप करोगे तो आपको, मेरा मोबाइल अभी भी मेरे स्टाफ के पास ही है, सबका एक एक, क्योंकि मैं बहुत सारा मिस हो जा रहा था मुझसे, मैं क्लास लूँ, मोबाइल अटेंड करूँ, ठीक है, या अभी जैसे स्पोकन फाइनल हो रहा है वो करूँ। स्पोकन का बुक बहुत बढ़िया आ रहा है, स्पोकन का बुक हो, केडी पब्लिकेशन का जितनी भी बुक्स है, देखो जैसे ये है, अब आप कह रहे हो मैम वॉल्यूम 1, बेटा वॉल्यूम 1 से 3 गुना ज़्यादा इसमें, और इसमें वो क्लास नोट्स है जो मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगी ना, बस ऐसे ही कलर्ड पीडीएफ में ये बुक बना दिया, आपको यही पढ़ाने वाली हूँ मैं, ठीक है। देखो ये सारा आपको, ये स्पोकन का बुक अलग है, क्लास नोट्स अलग है, स्पोकन अलग है। स्पोकन का बैच फिर से आ रहा है इस बार 18 तारीख को। आ जाओ, अब हम लोग यहां तक 31 तक कर चुके थे। अब आओ नेक्स्ट पॉइंट, एंड दैट इज, देखो यही कॉम्बो के साथ मेरा बैच आया है, ठीक है। ये कॉम्बो में आपको पुष्पेंद्र सर है, मैं हूं, मोहित सर है, और वही जीएस की टीम है। चलो अब मैं वो कैप थोड़ा करा दूं, यानी कि एक और क्लास आपका बेसिक कॉन्सेप्ट का लगेगा। क्या करूं मैं बताओ, आज हो गया संडे, ट्यूसडे को लगेगा 5:30 बजे, क्योंकि इसका मैं अलग से ये पूरा कंप्लीट का मैं आपको अलग प्लेलिस्ट बना दे रही हूँ, ताकि आप बेसिक कॉन्सेप्ट जो कई बार आप लोग को नहीं पता रहता है कैसे पढ़ना है, आपको कुछ भी नहीं समझ में आता, क्योंकि आप बुक फॉलो करते हो ना बेटा, और वो बुक्स जो होते हैं बेटा अच्छे बुक्स होते हैं। ऐसा नहीं कि मैं कोई बुक को गलत कह रही, बुक्स अच्छे होते हैं, लेकिन बेटा वो बेसिक कॉन्सेप्ट बनाते हैं। वो क्या करते हैं ना, जैसे मेरे बेटे का ग्रामर का बुक बहुत अच्छी किताब है, कई बार मैं भी उठा के देखती हूँ उसको, क्योंकि उसमें बहुत कुछ नया दिखता है। लेकिन वो क्या है, सेम नाउन पढ़ाया 1 में, सेम नाउन पढ़ाया फिर 2nd स्टैंडर्ड में, फिर सेम नाउन 3rd स्टैंडर्ड में थोड़ा सा और बड़ा किया, 4th में थोड़ा और बड़ा किया। भाई नाउन तो नाउन ही होगा, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो उसको एक्सपैंड करता जा रहा है। तो अगर आप कहोगे स्कूल की बुक, तो स्कूल का बुक बेटा स्कूल के अकॉर्डिंग चलेगा ना। आपका क्या है, आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, एग्जाम की तैयारी करोगे तो बहुत कुछ डिफरेंट होता है, ठीक है। चलो अब आओ हम वोकैब में चलते हैं, और आपको इसमें कई मैं आपको रूट दिखाऊंगी। बेटा लॉजी का मतलब होता है, कहीं भी दिख जाए लॉजी, समझ जाना स्टडी होता है। अब आओ बायोलॉजी में पढ़ा दूं आपको, बेटा बायोलॉजी नहीं होता, इट्स बायोलॉजी होता है, बायोलॉजी नहीं होता उसका प्रोनाउंसिएशन, इट इज बायोलॉजी। ओ लास्ट वाला साइलेंट है, सुनो ध्यान से। देखो न्यूरो, याद रखना ये जो न्यूरो वर्ड है ना, ये न्यूरॉन से बना है, और आपसे साइंस में पूछा जाता है न्यूरॉन इज द यूनिट ऑफ क्या, ब्रेन का, नर्वस सिस्टम का जो यूनिट है उसको न्यूरॉन कहते हैं, इसीलिए ये साइंस का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब आओ नेक्स्ट वर्ड जेरोंटो, मैं अभी पढ़ाया नहीं मैंने, आपको खाली रूट बता रही हूँ। बेटा जेरोंटो वर्ड कहीं दिख जाए ना आपको, समझ जाना ओल्ड पीपल की बात हो रही है, बूढ़े लोगों की बात हो रही है। पेडिया, बेटा पेडोस एक रूट है, पेडोस, जहां पर भी ये पेडोस दिख जाए आपको रूट, समझ जाना बच्चे हैं। फिर आप पूछोगे मैम पेडोस तो यहां भी दिख रहा है, तो फिर यहां बच्चे कैसे हैं, यहां तो हड्डी विशेषज्ञ लिखा हुआ है। बेटा ऑर्थो का मतलब स्ट्रेट होता है, मैं बताती हूं कैसे। हम लोग विज्ञान के पहले भाषा पढ़ लिए ना बेटा, विज्ञान के पहले भाषा पढ़े हम लोग, तो विज्ञान तो बाद में आया ना, राइट। विज्ञान क्या है, बाद में आया, और भाषा पहले आ गया। तो लगता था यार ये क्या है, ये जो हड्डी वाला जो आदमी बैठा हुआ है ना, ये छोटे बच्चे यहाँ दिखते हैं और सबके हड्डियों को पकड़ पकड़ के ये खींचता ही रहता है ना। तो उनको लगता था कि ये जो हड्डी का रोग होता है सिर्फ बच्चों में होता है, और ये बंदा बैठ के सबका पैर खींचता रहता है। बेटा वो विटामिन डी की कमी से होता था, और बो लेग्स हो जाते थे। जब बो लेग्स, यानी लेग्स हमारे स्ट्रेट होने चाहिए ना, बो लेग्स हो जाते थे, तो डॉक्टर्स क्या करते थे, पहले के डॉक्टर्स साइंस तो पढ़े नहीं थे, वो पकड़ के उसको सीधा करने की कोशिश करते थे। इसीलिए देखो आज भी ऑर्थोपेडिक्स कहला रहा है, लेकिन ना उनको बच्चों से मतलब है, ना सीधे करने से मतलब है, बल्कि वो बोन स्पेशलिस्ट है,
ध्यान से देखो, इसीलिए भाषा पहले बन गया। हम कहते हैं शूटिंग स्टार, बेटा वो स्टार है क्या? बताओ, खुद ही सोचो, नहीं ना। तो इसीलिए भाषा पहले बन गया, बाद में जाके साइंस का विकास हुआ है। न्यूरोलॉजी, लॉजी इज द स्टडी एंड न्यूरो इज द न्यूरॉन, न्यूरॉन से आया है। ये क्या है? आपके जो नर्वस सिस्टम को पढ़ता है वो न्यूरोलॉजिस्ट कहलाता है, और न्यूरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। जेरोंटोलॉजी बुढ़ापे में आने वाली जितनी तरह की बीमारियां होती है उसको जो पढ़ता है वो जेरोंटोलॉजी पढ़ता है, और वो जेरोंटोलॉजिस्ट होते हैं, वो सिर्फ बुढ़ापे से रिलेटेड जो बीमारियां होती है उसके विशेषज्ञ होते हैं। ऑन्कोलॉजी का कोई ऐसा रूट नहीं है, लेकिन याद रखना, ये जब भी ऑन्को वर्ड दिखे समझ जाना ट्यूमर, और ट्यूमर बाद में क्या हो जाता है? कैंसर भी हो जाता है कई बार, है ना। तो ट्यूमर, कैंसर, ऐसे सेल्स की पढ़ाई तो ये ऑन्कोलॉजी होते हैं। इसीलिए जितने भी कैंसर से रिलेटेड विशेषज्ञ होते हैं वो ऑन्कोलॉजिस्ट कहलाते हैं। पेडियाट्रिक्स, पेडॉस मैंने कहा बच्चे हैं, तो पेडियाट्रिक्स कौन होंगे? बाल रोग विशेषज्ञ जो होते हैं उसमें पेडियाट्रिक्स में आते हैं, ठीक है। इसलिए एरिया ऑफ मेडिसिन रिलेटेड टू चिल्ड्रेन। एंड अभी मैंने कहा ऑर्थोपेडिक्स, तो ये ऐसे होते हैं डॉक्टर्स जो हड्डियों का इलाज करते हैं, और वो बोन स्पेशलिस्ट होते हैं। हालांकि यहाँ पे पेडॉस गलत वर्ड है, ठीक है। बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ये क्लास ऐप में भी चल रही है रोशन, ये क्लास ऐप में भी चल रही है, ध्यान रखना। और ऐप में सारा सेव्ड होता जा रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट ये सारा, और एक वोकैब 20 है। अब आओ एक पेज और देखो, ऑर्थो का मतलब अगेन ये हड्डी से रिलेटेड हो गया था, क्योंकि अभी मैंने स्ट्रेट कहा था लेकिन हड्डी से रिलेटेड हो गया था, तो इसीलिए मैं इसको अब यहाँ पे हड्डी बता दूं। और डोंटो बेटा डेंटल से आया है, यानी कि दांत से आया है, टीथ से, ठीक है। पोडिया वर्ड आपका रूट है पैर का, याद रखना। मेनिया जहां भी आए समझ जाना सनक की बात है। और मेगा, मेगा बेटा बढ़ा चढ़ा के जो बड़ा दिखाने की कोशिश करता है ना, जो बड़ा, मेगा, मैग्ना क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट पेज, सुनो ध्यान से। ऑर्थोडोंटिक्स क्या है? ऑर्थो इज हड्डी और डोंटो इज दांत। बेटा आप जब डेंटिस्ट के पास जाते हो वो आपका दांत निकालेगा, दांत लगाएगा, है ना, उसमें आपको आरसीटी करेगा। लेकिन जो एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं, या कई बार होता है किसी का दांत बहुत जबड़ा, ऐसा टेढ़ा रहता है कि दांत की बनावट ही बहुत ख़राब होती है, या एक्सीडेंट हो गया, जबड़ा टूट गया, ऐसे में डेंटिस्ट नहीं आएगा, ऑर्थोडोंटिक्स आते हैं। वो ऑर्थोडोंटिक्स क्या होते हैं? याद रखना, ये जबड़े से संबंधित और दांत दोनों से रिलेटेड इलाज करता है। यानी ये दांत प्लस उस पे जहाँ पे फिट है, ये जबड़े का जो हड्डी है, उन दोनों को लेके ये जो सर्जन होते हैं वो ऑर्थोडोंटिक्स होते हैं, ठीक है। बेटा पोडियाट्री याद रखना, पोडिया, जैसे आप क्लासरूम्स में जाते हो, देखते हो टीचर पोडियम पे आके अपना किताब रख के खड़े हो जाते हैं। पोडिया इज रिलेटेड टू पैर, है ना, एंड कायरो इज रिलेटेड टू हैंड। याद रखना, पोडिया रूट है पैर का, सो पोडियाट्री इज पैर से, यानी आपके पैरों से संबंधित जो बीमारियां होती है उसका अगर आप उपचार करवाने जाते हो तो आप पोडियाट्रिस्ट के पास जाते हो, क्योंकि उससे संबंधित बीमारी का इलाज जो होता है पोडियाट्री में होता है। अभी देखो क्वैक, बहुत जगह पे, जगह जगह झोला छाप डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। क्यों? उनको अच्छे से पता है भाई कोरोना हुआ है तो यही है 4-5 दवा, यही लिखना है ना। इसीलिए जिसमें भी सिम्टम दिखे ना दिखे, क्योंकि कोरोना में तो सच कहे, मैंने एक पोस्ट किया था फेसबुक में कि प्रेगनेंसी और फ्रैक्चर ये दोनों छोड़ दो तो कोरोना में कोई भी ऐसा सिम्टम्स नहीं है जो नहीं है ठीक है। तो वो झोला छाप डॉक्टर, सबको पता है ये लिखना है। आजकल बहुत पनप गए। झोला छाप डॉक्टर्स वो होते हैं जिनके पास मेडिकल की डिग्री नहीं है, एमबीबीएस की डिग्री नहीं है, है ना, और वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। एमबीबीएस के बिना
वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके पास कोई भी डिग्री नहीं है मेडिसिन प्रैक्टिस करने की, लेकिन वो कर रहे हैं, वो क्वैक कहलाते हैं। ड्रोमोमेनिया, याद रखना ड्रोमो का ऐसा कोई बहुत ऐसा रूट नहीं है जिससे बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं, राइट। लेकिन मेनिया का मतलब होता है सनक। सनक का मतलब होता है यार ऐसा उन्माद कि ना करे तो अच्छा ना लगे, है ना, वो उसके पीछे पागल रहता है। और मैंने एक पागल को देखा हुआ है ड्रोमोमेनिया में, उसने पूरा का पूरा पैसा इसी में बर्बाद किया है। ड्रोमोमेनिया का मतलब क्या होता है? अनकंट्रोलेबल इम्पल्स और डिजायर टू ट्रैवल और वॉन्डर। घूमते रहते हैं वो लोग, है ना, उनको घूमने का बहुत शौक है और घूम घूम के वो अपनी जिंदगी पैसे सब बर्बाद कर सकते हैं वो, क्योंकि दे आर सिक, मेंटली सिक, क्योंकि वो उनको सनक सवार होता है घूमने का। मेगालोमेनिया, मेगा बड़ा, मेनिया सनक। भाई मेगालोमेनिया वाले ऐसे लोग होते हैं ना जिनको लगता है कि यार मेरे में बहुत शक्ति है। ये सब राम रहीम आशाराम ये सब अंदर इसीलिए हुए क्योंकि इनको लगता था यार मेरे में असीम शक्ति, अपने आप को मैसेंजर ऑफ गॉड कहते थे ना, ठीक है। तो इनको लगता था मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेंटल डिसऑर्डर है ये, इन विच अ पर्सन बिलीव करता है कि एग्जैजरेटेड बिलीफ इन हिज ओन पावर, मेरे पास पावर है, मैं कुछ भी चाहे कर सकता हूं, ठीक है, क्लियर। ये है मेगालोमेनिया। और इन लोगों को अपने बहुत कॉन्फिडेंस होता है अपने पावर पे, इनको लगता है मैं कुछ भी कर सकता हूं, ठीक है बेटा। ये मेरा इंग्लिश स्पेशल 16 है जिसका डेमो चल रहा है, और जितने लोगों का डेमो के क्लासेस मिस हुए हैं प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट में, या फिर एक काम करना ना, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, फिर ट्यूसडे थर्सडे और संडे ये क्लासेस देख लेना। थर्सडे सैटरडे एंड ट्यूसडे थर्सडे संडे, आज 5वां क्लास है, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट, अगेन मेनिया। मेनिया मतलब हो गया क्या, सीधा स्ट्रेट अवे मेनिया का मतलब होता है सनक। अब निम्फो का मतलब जानते हो, मैं अभी बताऊंगी, थोड़ा रुको। हाइपो मतलब हाइपर नहीं, हाइपर बहुत ज्यादा, हाइपो मतलब थोड़ा या छोटा, जिसको कहोगे थोड़ा या छोटा। सुनो, निम्फो हैज कम फ्रॉम निम्फ, और निम्फ होती है, कहते हैं छोटी छोटी परियां होती है जो बहुत सुंदर होती है, ठीक है। यानी कि आप उन परियों को देखोगे तो मंत्र मुग्ध हो सकते हो, इट इज सेड, क्योंकि वो परियां होती है वो आपको मंत्र मुक्त कर देगी और अपने पीछे आप उसके पीछे पीछे चले जाओगे। तो निम्फोमेनिया का मतलब होता है दैट अनकंट्रोल्ड डिजायर फॉर सेक्स। अनकंट्रोल्ड डिजायर फॉर सेक्स इज निम्फोमेनिया। कल ही मैं देख रही थी क्राइम पेट्रोल, उसी में आया था एक का कि उसको इतना अनकंट्रोल्ड डिजायर फॉर सेक्स था, पहली बार ही जब उसने एक महिला के साथ ऐसा करके वो जब हॉस्पिटल से भागा था, तो पुलिस ने उसका पीछा उछा करना सोचा नहीं कि क्या करे, छोड़ो, भाग गया, क्योंकि पुलिस को भी उतना ज़्यादा किसी के पीछे लगने की इच्छा नहीं होती है। उसके बाद उसने करीबन 6 मर्डर किया। तो ऐसे लोग होते हैं सेक्सुअली ऑब्सेस्ड होते हैं, सो वो निम्फोमेनिया कहलाते हैं। हाइपोमेनिया से शुरू होता है बेटा, याद रखना, कोई भी मेनिया पहले थोड़ा बहुत रूप दिखाएगा, वो व्यक्ति थोड़ा बहुत हल्का फुल्का उसका एक झलक दिखेगा उसमें किसी तरह के सनक का, राइट। तो वो हाइपोमेनिया से शुरू होता है और फिर जाके वो हाइपरमेनिया उस स्टेज में पहुंच जाता है जहां पे वो अगर उसको किसी भी तरह का मेनिया, वो उसी के पीछे दिन भर उसी का सोचता रहेगा और वही करता रहेगा, ठीक है, क्लियर। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक। डिस्क्रिप्टिव का बैच बेटा अलग आता है, वो टियर 3 का अगर आप VOD ले लोगे CGL टियर 3 का तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारा है, बहुत कुछ है, ठीक है। अब आओ लास्ट 2 वर्ड्स खत्म कर लो। अंडर वंस नोज, अगर पुलिस कह रही है कि भाई हमें तो पता ही नहीं चला, तो अब क्या कहोगे? इट वॉज हैपनिंग अंडर योर नोज, तुम्हारे नाक के नीचे तो हो रहा था सब कुछ, है ना। जैसे कहा जा रहा है कि भाई ये जो खान चाचा रेस्टोरेंट है उसके बाहर लोग लाइन बनाए हुए थे खरीदने के लिए ये ऑक्सीमीटर नहीं, सॉरी, वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, और पुलिस कह रही नहीं हमको तो पता ही नहीं था। ये तो कुछ लोगों ने जब वो वीडियो वायरल किया है तब जाके लोगों की नज़र में आया।
तो इसका मतलब आप क्या कहोगे पुलिस को? इट वॉज हैपनिंग अंडर योर नोज। इसका मतलब तुम्हारे नाक के नीचे हो रहा था, इन योर वेरी प्रेजेंस, यानी कि आपको उसकी जानकारी थी। ठीक है। एंड लास्ट, पे वन बैक इन द सेम कॉइन। इसका मतलब जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, है ना, टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। इसका मतलब डोंट डू एनीथिंग टू हिम, है ना, डोंट ट्राई टू हार्म हिम बिकॉज ही विल पे यू बैक इन द सेम कॉइन। उसको हार्म मत करना, वरना वो टिट फॉर टैट यानी कि जैसे को तैसा करता है। डोंट ट्राई टू हार्म हिम, ही विल पे यू बैक इन द सेम कॉइन। इसका मतलब टू ट्रीट एग्जैक्टली इन द सेम वे, जो करोगे ना उल्टा तुम्हें वही करेगा वो। ठीक है, क्लियर? हम लोगों ने देखो ये जो शीट था 20 नंबर, ये हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है 20, और हम लोग आज 2 बच गए हैं जो आपको मुझे कॉन्सेप्ट बताना है, वो ख़त्म करके फिर बेटा हम लोग, मैं आपको ये दिखा दूं, ये जो बैच है फिर चला जाएगा आपके स्ट्रेट अवे उसमें ऐप में। ठीक है, आप लोग पीछे के क्लासेस देख लेना, और याद रखना स्पोकन की बुक लेनी है आपको तो kdpublication.com में जाओगे, वहाँ स्पोकन का प्री बुकिंग चल रहा है। 25 मई के पहले बुक आपको डिलीवर नहीं होगा, ये अच्छे से जानना, हल्ला नहीं मचाना। ठीक है, ये चीज़ मैं पहले से बता रही हूँ। क्लास नोट्स अवेलेबल है, आपको डिलीवर विद इन अ वीक हो जाएगा आराम से। अगर आप क्लास नोट्स लोगे तो बेटा ये एसएससी से रिलेटेड है, बैंक पीओ से रिलेटेड है, ये डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड है। स्पोकन का बुक अलग है, वो सिर्फ स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड है, याद रखना, ये अलग अलग चीज़ है। स्पोकन का बैच मेरा 17 अप्रैल वाला है, अभी बहुत थोड़ा सा निकला है, अगर आप चाहो तो शुरू कर दो। इसका तो कंपल्सरी अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ है, हालांकि कंपल्सरी हम तब स्टार्ट करते हैं जब बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा हम पढ़ा देते हैं। ये 8 अप्रैल नहीं 17 अप्रैल का था ना ये भी तो, ठीक है, सेम है, लेकिन हमने इसको अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। इसीलिए बैच नंबर 8 अगर आप चाहो तो स्पोकन का ले लेना, और अगर कंपल्सरी आईएएस का एग्जाम देने वाले हो या असिस्टेंट कमांडेंट का दे रहे हो या एसएससी का दे रहे हो तो आप वो बैच ले लेना। ठीक है, कंपल्सरी इंग्लिश 08 कॉम्बो बेटा फुल बैच है, याद रखना। ये कॉम्बो में आप पुष्पेंद्र सर मैथ्स पढ़ाएंगे, इंग्लिश में पढ़ाऊंगी, रीजनिंग मोहित सर, और जीएस का पूरा कंप्लीट है। अगर आप चारों का फी काउंट करोगे तो 6700 है, लेकिन अगर आप कॉम्बो लोगे तो जीएस फ्री हो जाएगा, आपको 5500 ही पड़ेगा, 5499। ठीक है, ये ध्यान रखना कि आप लोग, मेरा अगर बैच वर्ब से शुरू करना है, मेरा बैच अगर वर्ब से शुरू करना है तो आप इसी बैच को लोगे, दैट इज बैच 16। और अगर मेरा बैच आपको नाउन से शुरू करना है तब आप 27, ये देखो ये बैच 16 लेना जो 27 अप्रैल को शुरू हुआ है। ठीक है, इसके आज 5th डेमो था और सब यूट्यूब में है, आप सारे डेमो देख के बेसिक कॉन्सेप्ट अपना ठीक करो। ठीक है, अगर आपको वर्ब से शुरू करना है, क्योंकि वर्ब से शुरू करना अच्छा मुझे लगता है, लेकिन अगर आप बहुत सारे बच्चे होते हैं जो नाउन से शुरू करना चाहते हैं तो ऐसे भी मैं 3 जगह से शुरू करती हूँ, याद रखना। एक तो वर्ब से शुरू करती हूँ, एक मैं नाउन से शुरू करती हूँ, और एक मैं शुरू करती हूँ टेंस से। तो आपका जो 17 मई का बैच आने वाला है वो शुरू होगा नाउन से। ठीक है, 17 मई का जो बैच आएगा वो शुरू होगा नाउन से, ये 17 मई वाला बैच। ठीक है, ये कॉम्बो 15 है जिसमें मेरे साथ अजय राणा सर है, 16 में पुष्पेंद्र सर है, 17 में अजय राणा सर है। अब आप देख लो। चलो, आज मैं रात में 8:30 बजे आपको एक ऐसे लड़के से मिलाने जा रही हूँ जो राजस्थान से आया था और अपने 4 दोस्तों के साथ 2017 में उसने सिंसियरली प्री पढ़ा, सिंसियरली मेंस पढ़ा, और CPOSI में 37th रैंक होल्डर है, और SSC मेंस में 200 में 202 आया है उसे इंग्लिश में। तो आज उससे बात करेंगे। आपके जो सवाल होंगे सोच के रखना, 8:30 बजे आज हम उससे मुलाकात करेंगे यहीं KD लाइव चैनल पे। थैंक यू सो मच।